हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 4 का हम एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघु प्रश्न करवाए थे। और यदि आपने वह वीडियो को नहीं देखा है तो प्रश्न में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे इसी चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें कुल 5 या 6 प्रश्न हैं। इन सभी को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और साथ ही पर ध्यान रखिए कि इसका PDF आप जरूर ले लीजिएगा। इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेगा ताकि आपको सभी प्रश्न आसान भाषा में समझ में आए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे में सबसे पहले प्रश्न नंबर एक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं एक नंबर प्रश्न की तरफ। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। एक नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए एक नंबर प्रश्न को देखते हैं और इसका PDF आप जरूर ले लीजिएगा। एक नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, ताकि जिसका देखिए यहाँ पर ही का नाम है, यानी चैप्टर का नाम हमारे वित्तीय संस्थान है। यहाँ पर पूछता है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं और इन्हें कितनों भागों में बांटा गया है, वर्णन करने। सबसे पहले हमें यह बताना है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कहते किसे और उसे कितनों भागों में बांटा गया। ये दो प्रश्न का आंसर हमें इस क्वेश्चन में देना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, लिखेंगे ऐसी वित्तीय संस्थान जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारित एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंध के कार्यों का संपादन करती है। यहाँ पर अगर अक्षर पर ध्यान देते होंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रीय मतलब लास्ट के स्तर पर, यानी इसका मतलब यह है कि लास्ट के स्तर पर सभी काम करती है। जैसे कि मान लीजिए लास्ट के स्तर पर वित्तीय का काम करे, साख मतलब उसका मतलब लोन उनका काम करेगी और निर्धारण मतलब सभी चीज़ का समझ लीजिए कि वही करेगी। मतलब लास्ट के स्तर पर जितना भी वित्तीय का काम होता है वो सभी का संपादन कौन करेगी, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान करेगी। और इसलिए इसे कहते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। देख अब यहाँ पर पूछता है कि इन्हें कितने भागों में बांटा, ये भी लिखेंगे। इनके दो महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके कितने महत्वपूर्ण अंग हैं, 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। यहाँ पर पहला है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा कौन सा है, दूसरा है भारतीय, रखा गया है दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। और इन दोनों के बारे में देखेंगे। पहला भारतीय मुद्रा बाजार, चलिए इनके बारे में देखते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में लिखेंगे कि ऐसे मौद्रिक बाजार जिसके द्वारा अल्पकालीन व मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंध किया जाता है उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। इसका मतलब समझिए कि भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण दिया जाता है। समझिए कि कर्जा जो दिया जाता है ना वो अल्पकालीन यानी छोटे समय के लिए और मध्यकालीन यानी समझिए कि ठीक ठाक यानी इसमें ज़्यादा समय के लिए ऋण नहीं दिया जाता, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। सामान्यतः भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित गया है। इन्हें जो भारतीय मुद्रा बाजार इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग है संगठित यानी उसमें सभी का संगठन किया, दूसरा है असंगठित क्षेत्र। ये देखते हैं आगे कहता है कि संगठित क्षेत्रों में विभाजित किया गया। संगठित क्षेत्रों में वाणिज्य बैंक, अब यहाँ पर देखें कि आप एक है संगठित क्षेत्र और एक है असंगठित क्षेत्र। अब संगठित क्षेत्र में आता है वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र के निजी मतलब गांव घर के क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एवं विदेशी बैंक को शामिल किए जाते हैं। किसमें, संगठित क्षेत्र में। जो संगठित किया इसमें कौन को शामिल किया जाता है, पहला वाणिज्य बैंक जिसमें मान लीजिए खाद मतलब किसी समय का होता है और निजी क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक शामिल किया जाता है। जबकि यहाँ पूछता है असंगठित क्षेत्र, वहाँ दूसरा है असंगठित क्षेत्र। अब असंगठित क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, देसी बैंकर आते हैं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि शामिल होती है। कौन में, असंगठित संस्थान नहीं असंगठित क्षेत्र में। सबसे पहले देखिए कि भारतीय मुद्रा बाजार यानी राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के 2 अंग है, जिसमें पहला है भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय मुद्रा बाजार भी संगठित और असंगठित क्षेत्र में विभाजित है। और इनके बारे में भी समझिए। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर, यानी इसका है दूसरा अंग है भारतीय पूंजी बाजार। अब समझते हैं भारतीय पूंजी बाजार के बारे में। कहेंगे कि ऐसे मौद्रिक बाजार जिसके द्वारा दीर्घकालीन, इसके द्वारा अल्पकालीन और मध्यकालीन, लेकिन इसके द्वारा दीर्घकालीन यानी बहुत समय के लिए दिया जाता है, व्यवस्था एवं प्रबंध किया जाता है, उसे भारतीय पूंजी बाजार कहते हैं। इसके बारे में इतना है, यानी समझिए कि ये जो है और इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि भारतीय पूंजी बाजार जो ये दीर्घकालीन देती है और जो ये भारतीय मुद्रा बाजार है ये अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करती है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं दोनों प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न बिल्कुल आसान था, इसमें कहता था कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं। राष्ट्रीय मतलब जो लास्ट के स्तर पर सब काम करती है। और इनके कितने अंग हैं, 2 अंग है और दोनों अंग के बारे में बता दिए। पहला अंग था भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा अंग था भारतीय पूंजी बाजार। इन दोनों के बारे में बता दिए। चलिए बढ़ते हैं दोनों प्रश्न की तरफ। दोनों प्रश्न करता है कि राज्य स्तरीय संस्थान वित्तीय स्रोत के कार्यों का वर्णन करें। यहाँ पर अभी देखें कि पीछे राष्ट्रीय, अब बताना है राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों, यानी जो राज्य के स्तर पर है और संस्थागत यानी संस्था खोल के बैठे। जैसे कि एक होता है गैर संस्थागत, एक होता है संस्थागत, लेकिन यहाँ कहता है संस्थागत। अब संस्थागत जो है
संस्थागत वित्तीय स्रोत है उनके बारे में हमें उनके जो कार्य है उनके बारे में बताना है। पहला यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत को निम्नलिखित कार्य, यानी इनके नीचे लिखे गए सभी कार्य। पहला कार्य है कि सहकारी बैंक बिहार के किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन की सुविधा देती है। यानी ये जो है, ये जो राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत है, ये जो होती है ये अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, ये तीनों प्रकार के ऋण प्रदान करती है। अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, ये सभी प्रकार के ऋण प्रदान। दूसरा है कि प्राथमिक सहकारी समितियां सामान्यतः उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, परंतु विशेष परिस्थिति में इनकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। हम कहता है कि इसमें ही, यानी जो राज्य स्तरीय पर है उनमें एक होता है प्राथमिक सहकारी समिति, और ये जो होती है ये अधिकतर देती है अल्पकालीन ऋण, लेकिन जब कम लगता है तब ये कुछ अवधि बढ़ा, यानी ये दीर्घकालीन कभी नहीं देती है, लेकिन जब कम लगता है बहुत विशेष तब इनकी अवधि बढ़ा दी जाती है। तीसरा भूमि विकास बैंक राज्य के किसानों को दीर्घकालीन प्रदान करने के लिए भूमि प्रबंधन बैंक खोला था, या किसानों को भूमि को बंधक रखकर किसी स्थायी सुधार। सीधा समझिए कि ये जो है, ये जो भूमि विकास बैंक है, ये कौन सा ऋण प्रदान करती है? ये दीर्घकालीन प्रदान करती है। और प्राथमिक साख समिति कौन सा ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन और मध्यकालीन और दीर्घकालीन तीनों नहीं, ये अल्पकालीन प्रदान करते थे। अब यहाँ समझ गए। अब अगला है जो चौथा नंबर है कि व्यावसायिक बैंक जमा राशि को स्वीकार करती है, ऋण प्रदान करती है, समानता उपयोगिता संबंधी कार्य भी करती है, एजेंसी संबंधी भी कार्य करती है। ठीक, अब साथ यहाँ पर हमारा दो नंबर प्रश्न यहीं पर खत्म होगा। ठीक, दो नंबर प्रश्न के बारे में आप इतना ही लिखिएगा। ये लगता है दूसरा क्वेश्चन का आंसर चले, यानी दो नंबर प्रश्न का आंसर यहीं तक था। ठीक, और आप PDF में जाएगा तो आप देख लीजिए। ठीक, वहाँ से और हाँ, 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा। इसमें कहता था कि राज्य स्तरीय वित्तीय जो संस्थान है वो कौन कौन से काम करते हैं। हम देखिए, ये जो सीधा काम करती है ये लोन देने का काम करते हैं, ये सीधा लेने देने का काम करती है, इसके अलावा ज़्यादा काम नहीं करती। और कौन सा बैंक जो है वो दीर्घकालीन रहते हैं, कौन सा अल्पकालीन, इसी के बारे में लिखे थे। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की तरफ। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्यवसायिक बैंक के कौन कौन से कार्य हैं। कहेंगे कि व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, यानी व्यवसायिक बैंक जो है उनको जो कार्य है वो नीचे लिख लिया गया है। पहला कार्य है जमा राशि को स्वीकार। जैसे आप अगर बैंक जाते होंगे तो उनमें आप कुछ रुपया जमा करते होंगे और उनको वह जो बैंक होता है वो स्वीकार करता है, उनको लेता होगा। लिखेंगे व्यवसायिक बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जमा रूप में मुद्रा लेना। जैसे कि आप भी बैंक जाते होंगे तो आप भी रुपया देते होंगे। दूसरा ऋण प्रदान करना। अगर आपको कम लगता होगा बैंक से तो आप बैंक से ऋण भी लेते हैं। लेकिन व्यवसाय के बैंक का दूसरा प्रमुख कार्य है लोगों को ऋण प्रदान करना। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसी से कुछ, मतलब उसी में कुछ रुपया बचा कर और बाकी के रुपया जो होता है वो दूसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में देता है, उधार के रूप में दे देता है। और एक निश्चित राशि वो अपने बैंक में रख देता है, जैसे कि सभी ऋण में नहीं देगा, एक निश्चित राशि से सबसे पहले धन लेगा और उसके बाद देगा ऋण। ठीक, अब तीसरा कार्य है समान उपयोगिता संबंधी कार्य। तीसरा कौन सा है? समान उपयोगिता संबंधी कार्य। इसमें निम्न कार्य आते हैं, यानी जो ये समान उपयोगिता संबंधी कार्य है इसमें ये सभी कार्य आते हैं। कौन कौन सा? पहला लोकल की सुविधा इसमें दी जाती है। दूसरा ATM में क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाती है। तीसरा यात्री चेक एवं साख पत्र जारी किया जाता है। चौथा जो इसका कार्य है, यानी व्यवसाय बैंक का चौथा कार्य है एजेंसी संबंधी कार्य। सीधा समझिए कि समान उपयोगिता संबंधी कार्य के अंदर सबसे पहले लोकल की सुविधा दी जाती है। अगर आपके पास लोकल की सुविधा है तो आप उसमें कोई भी सामान लग सकते हैं। दूसरा, आपको ATM दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। और तीसरा जो इसी में आता है वो है यात्री चेक। यात्री चेक क्या होता है, साख पत्र क्या होता है, इसके बारे में चैप्टर 3 में पढ़ा चुके हैं और जाकर देख सकते हैं। अब चौथा में है एजेंसी संबंधी कार्य, यानी व्यवसाय बैंक एजेंसी संबंधी भी कार्य करते हैं। यदि आप गाड़ी किनते होंगे तो उसमें एजेंसी कुछ होता है, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। ऐसे ये कोई बड़ा नहीं है एजेंसी, मतलब कुछ मतलब समझिए कि एजेंसी करवाना होता है। गाड़ी उड़ी जब किनते हैं ना वो काम भी करती है। ठीक, और यही चार काम है व्यवसाय बैंक का। पहला क्या था? पहला था जमा राशि स्वीकार, यानी व्यवसाय बैंक जमा राशि स्वीकार करती है। दूसरा ऋण प्रदान करती है। और तीसरा समान उपयोगिता संबंधी कार्य कर दिया। और चौथा एजेंसी संबंधी कार्य करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। ये जो 3 नंबर प्रश्न है व्यवसाय बैंक कार्य के लिखे, ये जो प्रश्न है 3 नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। और यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, यदि आपको सभी क्वेश्चन याद हो रहा है, हम याद करवाते हैं। यदि आपको सभी प्रश्न याद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिल सकता है। चलिए बढ़ते 4 नंबर प्रश्न करता है कि सहकारिता। अब सहकारिता क्या होता है इसके बारे में हम लघुत्तम प्रश्न में बताएं। सहकारिता मतलब होता है साथ साथ काम करने के लिए। सहकारिता के मूल तत्व क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि सहकारिता के कौन कौन से मूल तत्व है, राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। सबसे पहले बताना है कि सहकारिता जो होती है उसके मूल तत्व क्या है, और इसके दूसरा बताना है
कि जो सहकारिता होती है वह राज्य के विकास में कैसे योगदान देती है, वह राज्य का विकास कैसे करती है। लिखेंगे कि सहकारिता के मुख्य 3 आधारभूत सिद्धांत, यानी यहाँ पर पूछता है तत्व, हम वही लिख दिए कि 3 तत्व हैं। कौन कौन? यहाँ पहला यह है कि यहाँ संगठन के सदस्यों स्वैच्छाविक होती है, लोग अपनी इच्छा अनुसार, सीधा करेंगे समझिए। यहाँ 3 होता है। पहला में क्या होता है? पहला में लोग अपनी इच्छा अनुसार इसमें आ सकते हैं और इच्छा अनुसार इससे बाहर जा सकते हैं। दूसरा है इसका प्रबंध व संचालन जनतांत्रिक आधार पर होता है, इससे सदस्यों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं 15, 20 या 10 भी जितने भी होंगे उन सभी के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अगर इनसे भी 10 रुपया लिया जाता है तो इनसे भी 10 रुपया लिया जाता है। और तीसरा जो है इसका तत्व, तीसरा है कि इसके आर्थिक उद्देश्य नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं। मतलब इसका जो उद्देश्य होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम फिर से बात करें। पहला में कहता था कि इसमें जितने भी सदस्य वो सभी अपने इच्छा अनुसार आएंगे और अपनी इच्छा अनुसार जाएंगे। दूसरा में क्या है? दूसरा में इनके सदस्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और तीसरा में क्या है? तीसरा में इनका उद्देश्य, यानी तीसरा में ये जो काम करते हैं ये अपने काम नैतिक, यानी अपने लिए भी करते हैं और समाज के लिए भी करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर पहला प्रश्न का आंसर मिलेगा नहीं। पहला प्रश्न क्या पूछता था कि सहकारिता के मूल तत्व क्या है। अब इसी में दूसरा पूछता है कि राज्य के विकास में इसका क्या योगदान। अब यहाँ लिखेंगे कि राज्य के विकास में इसकी भूमिका। यहाँ लिखेंगे कि धन कुटने वाला कुछ, अगर आप गाँव में रहते हैं तो समझते हैं, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण आदि कार्यों के राज्य स्तरीय सरकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है। फलस्वरूप व्यक्ति की आय धीरे धीरे बढ़ रही है। इस प्रकार राज्य के विकास में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अब समझते हैं, देखिए यहाँ पर सीधा समझें कि अगर राज्य विकास कर रहा है तो उसमें देखिए, अगर राज्य विकास करे तो राज्य जो विकास करता है वो छोटा छोटा काम से ही करता है। जैसे कि हम देखिए पहला धन कुट्टी, अगरबत्ती बनाना, बीड़ी निर्माण, अगर इन सभी कार्य अगर जो होते हैं सहकारिता कर, उनके सदस्य इन सभी कार्य करते हैं और सहकारी बैंक इनको ऋण प्रदान करती है और इनकी आय धीरे धीरे बढ़ जाती है, जिससे अगर आय बढ़ेगी तो राज्य का विकास अपने आप होगा। और यही हमें पूछता था कि राज्य के विकास में इसकी क्या योगदान है। हमें बता दें कि राज्य के विकास में यह किस प्रकार योगदान देती है। और यहाँ पूछा था सहकारिता के मूल तत्व क्या है। अब हम इन सभी प्रश्न का उत्तर दे दिए और हमारी ये 4वां प्रश्न भी खत्म हो गया। ठीक है, और आप इसका PDF जरूर ले लीजिएगा और आप इसे पढ़ लीजिएगा। और यदि आपने इससे पीछे वाले सभी वीडियो का नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते सबसे लास्ट प्रश्न कहता है कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती है। यानी आप देखते होंगे गांव में SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें जो होता है इसमें अधिकतर महिलाएं होती है। लेकिन ये पूछता है कि महिलाएं इसमें क्या योगदान देती है, यानी किस प्रकार योगदान देती है। लिखेंगे कि स्वयं सहायता समूह में खासकर महिलाएं होती है, खासकर इसमें बहुत महिलाएं होती है। ये महिलाएं अपनी बचत तथा बैंक से लघु ऋण लेकर अपने सदस्य के पारिवारिक जरूरत को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गाँवों का विकास और महिला शक्तिशाली का योगदान करते हैं। सीधा समझ कि इसमें जो होता है, इसमें महिला को ऊंचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, यानी महिला को लार्ज लेवल पर किया जाता है। इसमें महिला को अपना घर चलाना सिखाना पड़ता है। इसमें समझिए कि जो महिला अपनी बचत करती है और अपने बैंक से लघु ऋण लेती है और बैंक छोटा सा ऋण लेती है और अपने परिवार को चलाती है। उसके बाद कहता है कि इसमें न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी है, बल्कि समूह के नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक मंच मिलता है जहाँ वह तरह तरह के सामाजिक विषयों पर आपस में चर्चा करते। कहता है कि इसमें जो होता है स्वयं सहायता समूह होता है कि महीना में या सप्ताह में मान लीजिए यहाँ पर एक समझिए कि मीटिंग होता है, नहीं समझिए कि यहाँ पर मंच बुलाया जाता है। और ये जो मंच होता है ये आम मंच की तरह, यहाँ बहुत लोग आते हैं, अपनी आपस में चर्चा करते हैं और लोग विकास के कुछ करते हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह में महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभाती है। इससे आप बनाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो सोशल साइंस का विषय है, यानी जो सामाजिक विज्ञान का विषय है, इसमें जितने भी किताब इसमें बनाकर भी लिखने से ही नंबर मिलता है। ठीक, और लेकिन हम यहाँ पर लिख दिया, आप इसे बढ़ाकर लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है, लेकिन यहाँ के बाद कोई प्रश्न नहीं है। और हमें आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपने इससे पीछे वैसे वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।